हेलो दोस्तों, मैं हूं कमाल और आज हम बात करने वाले हैं। तो पिछले कुछ सालों से कोक स्टूडियो का लेवल गिरता ही जा रहा है। अगर मैं गलत हूं तो सीजन 14 के 5 हिट गाने कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। चलो मैं रुक जाता हूं 10 सेकंड तक। क्यों मिले? नहीं ना। अब इन दो गानों के फेमस होने की वजह भी बता देता हूँ। एड्स और प्रमोशन की वजह से ये दोनों गाने इतने हिट हो गए कि आपके और मेरे जबान पर चढ़ते ही चले गए। कोका कोला अपनी एनुअल इनकम $6 बिलियन का 15% कोक स्टूडियो पर लगाता है, जिसकी वजह से जो नहीं भी जानता कोक स्टूडियो के बारे में वो जान जाता है। तो करते हैं कोक स्टूडियो का पोस्टमार्टम आज की इस वीडियो में। तो शुरुआत से शुरू करें तो कोक स्टूडियो कोका कोला का सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट था, जो कि 2008 में ब्राजील के ई स्टूडियो कोका कोला से इंस्पायर्ड होकर शुरू किया गया था। ई स्टूडियो कोका कोला को 2 ब्राजीलियन आर्टिस्ट ने शुरू किया था, लेकिन एक चीज ब्राजील से शुरू हुई वो पाकिस्तान कैसे पहुंची, उसकी वजह एशिया में फेल होती हुई कोका कोला की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। एशिया में पेप्सी के सामने कोका कोला की हर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फेल हो रही थी। एक तरफ पेप्सी स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करके पैसे कमा रहा था, तो दूसरी तरफ कोका कोला अपनी फेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को देख रहा था। फिर आता है कोका कोला की मार्केटिंग टीम में बदलाव और नदीम जमान प्रोड्यूसर रोहित हयात के साथ मिलकर शुरू करते हैं कोक स्टूडियो। नदीम जमान की ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी असरदार रही कि कोका कोला का बिजनेस 30% बढ़ जाता है और पेप्सी का बिजनेस 30% गिर जाता है। पहले सीजन की सक्सेस की वजह थी कि वो लाइव परफॉर्म हुआ था लाइव ऑडियंस के सामने। शुरू करें। उसके बाद सेकंड सीजन से सीजन 13 तक ये एक स्टूडियो में ही सिमट गया था और फिर सीजन 14 के बाद कोक स्टूडियो का एक नया एरा शुरू हुआ, प्री रिकॉर्डिंग एरा। और आज हमें कोक स्टूडियो के गानों में वैरायटी भी दिख रही है, खास तौर से सिंध और बलूचिस्तान के सिंगर को जिस तरह कोक स्टूडियो प्रमोट कर रहा है। अब ये शुरू किया था अली हमजा और जोहेब काजी ने। अब बज़ाहिर इनका सीजन तो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, जिसकी वजह से रोयल हयात को दोबारा टेक ओवर करना पड़ा था, लेकिन इन दोनों ने कोक स्टूडियो के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया था। अब एशिया में म्यूजिक के जरिए प्रोडक्ट प्रमोट करने की मेन वजह फील्ड मार्केटिंग स्टडीज नहीं थी। दूसरी वजह थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूजिक एशियन कंट्रीज में सुना जाता है, खास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसकी वजह से 2012 में कोक स्टूडियो इंडिया लॉन्च हुआ और फिर कोक स्टूडियो अरबी और 2022 में कोक स्टूडियो बांग्ला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों एडिशन ने इतनी मकबूलियत नहीं पाई जितनी पाकिस्तान के एडिशन ने पाई थी। अब पाकिस्तान का पहला 100 मिलियन व्यूज वाला वीडियो क्रॉस करने वाला भी कोक स्टूडियो का था, जो कि था आतिफ असलम का ताजदारे हरम। इससे पहले पाकिस्तान के किसी भी कॉन्टेंट ने इतने व्यूज नहीं पाए थे। और फिर सीजन दर सीजन कोक स्टूडियो फेमस होता गया, प्रोड्यूसर्स बदलते गए, रोहिल हयात से स्ट्रिंग से अली हमजा और जोहेब काजी, और फिर रोहिल हयात और अब जुल्फी। अब बात यह है कि इतने सक्सेसफुल रन होने के बावजूद कोक स्टूडियो को एड्स और प्रमोशन का सारा क्यों लेना पड़ा, उसकी भी 3 वजह है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलें बढ़ते हैं आगे। तो पहली वजह है इंडिया, यूएई और बांग्लादेश में कोक स्टूडियो के फ्लॉप होने की। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान जैसी पॉपुलैरिटी ये तीनों एडिशन ना हासिल कर सके। अगर मैं इंडिया के एडिशन की बात करूँ तो इंडिया में ऑलरेडी इतने सारे सोर्सेज मौजूद है म्यूजिक प्रोड्यूस करने के, जिसमें बड़े बड़े नाम इंक्लूडेड है, टी सीरीज, सोनी म्यूजिक इंडिया। अब कोक स्टूडियो इंडिया इन सब में एक फोर्स्ड इंक्लूजन साबित हुआ, जिसकी वजह से वो फ्लॉप होता गया। अब अगर मैं बात करूं कोक स्टूडियो अरबी की, तो अरबी वालों का मेन फोकस था रेमिक्स पर, जो कि कोक स्टूडियो का नींव नहीं था। अब यही मेनली वजह मानी जाती है कोक स्टूडियो बांग्ला के फ्लॉप होने की। अब जब सीजन दर सीजन कोक स्टूडियो इंडिया फ्लॉप होता गया और सीजन 10 स्ट्रिंग्स और सीजन 11 अली हमजा और जोहेब काजी के सीजन को बैकलैश मिला, तो कोक स्टूडियो के एड्स और प्रमोशन खिड़की दरवाजे में तब्दील होती गई। दूसरी मेन वजह ज्यादा एड्स पर रिलाय करने की है कंपटीशन। कोका कोला म्यूजिक से ब्रांड प्रमोट करने की रेस में अकेला ऐसा ब्रांड नहीं है, और इतनी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। कोका कोला की इस दौड़ में जुड़ गए कई और कंपटीशन, जैसे कि नेस्कैफे ने लॉन्च किया नेस्कैफे बेस्ट, पेप्सी का बैटल ऑफ द ब्रांड,
ब्रांड्स, वेलो का म्यूजिक स्टेशन, कोरिडोर पॉप रॉक और कश्मीर कुकिंग ऑयल का कश्मीर बीट्स। तो इन सारे कॉम्पिटिटर्स ने भी वही स्ट्रेटेजी यूज जो कि कोक स्टूडियो ने अपने इनिशियल दौर में यूज की थी। अब इसकी वजह से जिनको नहीं मालूम था इन ब्रांड्स के बारे में, वो भी जान गए कि इनके नाम के भी कोई ब्रांड्स मौजूद हैं। अब जब एक साथ एक ही चीज की दुकान एक ही रोड पर खुलेगी तो कंपटीशन के बढ़ने का चांसेस भी बढ़ जाता है, और जब आपके कॉम्पिटिटर आपको आपकी ही गेम में बीट करने लगे तो रेस से आउट होने का डर भी बढ़ जाता है, और इसी डर का रिजल्ट निकलता है एड्स और प्रमोशन। अब जो खिड़की दरवाजा बनी थी वो बन जाती है घर एड्स और प्रमोशन का, और इसी अंधी प्रमोशन का रिजल्ट निकलता है कनायारी और पसूड़ी जैसे गाने। ये वीडियो बनाने से पहले मैं खुद इन दोनों गानों को गुनगुनाता रहा हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों गाने अच्छे नहीं है। ये दोनों गाने अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। अब अगर हम कोक स्टूडियो की एड्स और प्रमोशन उससे निकाल दें तो क्या कोक स्टूडियो की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी? तो जवाब है नहीं रहेगी। आप खुद सोचें कि कोक स्टूडियो के नए दो गाने आपने कैसे सुने, कोक स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर जाकर या ड्यूरिंग वीडियो एड्स। अब मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे खुद पता तक नहीं था कि कोक स्टूडियो के नया सीजन लॉन्च हो चुका है, जब तक मैंने ड्यूरिंग वीडियो एड नहीं देखा था। अब आते हैं तीसरी मेन वजह, कंट्रोवर्सी। अब अगर इतनी एड्स और प्रमोशन भी काम ना आए तो एक कोर स्ट्रेटेजी होती है सुर्खियों में रहने के लिए, जैसे बड़े लोग कह कर गए हैं, बदनाम ना हुए तो नाम नहीं होगा, और इसी कहावत को कोक स्टूडियो ने बखूबी इस्तेमाल किया। सबसे रिसेंट एग्जांपल की बात करें तो तू झूम के सक्सेस की पीछे की वजह भी दो थी। सबसे पहले तो आबिदा परवीन और नसीबो लाल का कोलैबोरेशन। अब इनके कोलैबोरेशन के पीछे की कंट्रोवर्सी क्या थी उसके डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अबे एडिटर क्या कर रहा है? अब दूसरी मेन वजह थी कि जुल्फी पर लगा कॉपी का केस। अगर इस आर्टिकल में देखें तो निर्मला मघानी के मुताबिक कोक स्टूडियो सीजन 14 के प्रोड्यूसर जुल्फी ने इनकी रिदम चोरी की और तू झूम में डाल दी। तो चलें सुनते हैं दोनों की धुन वन बाय वन। हीर तू मेरा रांझा, कैसा है तू ये तो बता जा, बैठे बैठे मैं थक गईया हाँ। कुछ ना जाना मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना। सुनने में तो एक जैसी लग रही है, लेकिन म्यूजिक के महारती की बात सुने तो रोहेल हयात ने अपने इस ट्वीट में क्लैरिफाई किया कि जुल्फी ने ये गाना कॉपी नहीं किया है। सो ये पहली बार नहीं था कि कोक स्टूडियो को किक स्टार्ट के लिए किसी कंट्रोवर्सी का सहारा लेना पड़ा। इससे पहले भी मीशा शफी और अली जफर की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जो कि बाद में मी टू की शक्ल इख्तियार कर गई थी। इससे मीशा शफी को काफी बैकलैश मिला था। हाँ, काम तो अली जफर से छीना था, मीशा शफी को तो कोक स्टूडियो गाने दे रहा था, और कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसके फैन होते हैं, और अली जफर और मीशा शफी की आग में भी रोटियां सेकी कोक स्टूडियो ने। अब अगर मैं सारी कंट्रोवर्सीज आपको बताता जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ मेन कंट्रोवर्सी आपको बता देता हूं। सीजन 8 सम्मी मेरी वार पर हुई अली अजमत और उमर जायसवाल की कंट्रोवर्सी, 2011 राहत फतेह अली खान की मनी लॉन्ड्रिंग के टाइम की कंट्रोवर्सी। तो मार्केट में बने रहने के लिए और हमेशा अपनी दुकान चमकाने के लिए कोका कोला अपनी एनुअल इनकम का इतना बड़ा हिस्सा कोक स्टूडियो की प्रमोशन पर लगाता है, जिससे उसे नुकसान नहीं होता बल्कि दुगना फायदा होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और कोक स्टूडियो के इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार।